नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा नाम तो सुना होगा। उड़ीसा का ही एक जिला लगता है जाजपुर। जाजपुर का ही एक गांव है, एक छोटा सा इलाका। उसी इलाके की रहने वाली गीता, जिसकी उम्र 32 साल है। गीता का कोई काम नहीं, बस सुबह नहा धो के रेडी हो जाना, परिवार के लिए खाना बना देना, खाना वगैरह बनाकर टिफिन बॉक्स तैयार कर लेती और प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए चली जाती, जहां उसकी सैलरी 8,000 रुपये थी। धीरे धीरे करके परिवार के लोग तो परेशान थे कि बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी है, उसके बाद भी इसकी अच्छी खासी शादी क्यों नहीं फिक्स हो पा रही है। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर था वही हुआ गीता के जीवन में। धीरे धीरे करके अब गीता एक उसी स्कूल में पढ़ाने वाले लड़के से सेट हो चुकी थी, जिसका नाम रवि बताया जाता है। रवि धीरे धीरे करके अब गीता से बहुत प्यार करने लगा और चाहने भी लगा गीता को। गीता भी बहुत प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें गीता के परिवार वालों को पता चलनी शुरू हुई, क्योंकि गीता अगर छोटा सा भी प्रोग्राम घर पे होता था तो रवि को अपने घर पे बुला लिया करती थी। अब परिवार के लोगों को यह लगता था कि जब स्कूल इतना बड़ा है तो उस स्कूल से सिर्फ एक ही टीचर को क्यों बुलाती है गीता। परिवार के लोगों को धीरे धीरे ये लग गया कि भाई जल्द से जल्द परिवार के लोगों को गीता के हाथ पीले करवा देने चाहिए, नहीं तो बात सम्मान पर भी आ सकती है। धीरे धीरे करके एक बढ़िया रिश्ता मिल गया, जैसा कि ऊपर वाले को मंजूर था। उस लड़के का नाम सूरज था। उम्र इसकी भी यही कोई 32-33 साल थी। कमाई धमाई भी करने वाला था, व्यापार भी इसके घर में थे। कई भाई थे सूरज के, माता पिता चाचा जी सब जॉइंट फैमिली थी। फैमिली तो बड़ी थी लेकिन कमाने वाले परिवार में बहुत ज्यादा थी। अब ये सारी चीजें जब गीता के कानों तक भनक जाता है, परिवार वाले किसी भी तरीके से गीता को मना कर कि बेटा देखो बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, तुम 8,000 की नौकरी करती हो, इससे जीवन नहीं चल पाएगा, तुमको अपने जीवन अपने भविष्य के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं किसी से तुम प्यार करती हो तो उसी के साथ शादी रचाओ, कोई मतलब नहीं बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। ये सारी बातें करके गीता की माँ और उसके पिता, उसके भाइयों ने, उसके पड़ोसियों ने उसको मना दना लिया। गीता ने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन दिल में था रवि, पति सूरज नहीं। धीरे धीरे करके गीता रवि से भी बात करती और पति सूरज से भी फोन पे बात करती। इसी तरीके से शादी का दिन भी अब नजदीक आ गया। रवि ने सीधा कहा कि गीता देखो, अभी तक जो भी कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी जगह पर दूल्हा कोई और बना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मंडप से ही तुमको उठा कर ले जाऊंगा या फिर बारातियों के सामने आके तुम्हारा मांग भर दूंगा, जिसको जो करना होगा वो कर लेगा। गीता कहने लगी नहीं, इस तरीके का कांड मत करना, क्योंकि बात मेरे परिवार और सम्मान पर आ जाएगी। बाकी तुम्हें जो भी कुछ करना है कर लो, कुछ भी कर लो, दूल्हे को जाके मार दो उसके घर पे, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरे परिवार के सामने, मेरे गांव के सामने मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं उड़नी चाहिए। ये सारी बातें रवि सुना और रवि ने कहा मेरे पास एक प्लान है, लेकिन एक चीज नोट रखना, मैं उसी प्लान के हिसाब से काम करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। गीता ने कहा मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरे दरवाजे पर अगर बारात आती है तो वहां पर तुमको कोई ऐसी नौटंकी नहीं करना, परिवार के लोगों का सर झुके। अब होता यह है कि जिस दिन गीता की बारात आई उसी दिन बारातियों के भेष में ये भी आ गया, रवि भी। रवि ने भी खूब एंजॉय किया, जयमाला वगैरह भी देखा, अपनी ही होने वाली गर्लफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड क्या होने वाली पत्नी का सब कुछ देखा रवि ने। और देखने के बाद धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर से टूट रहा था कि कैसे उसकी जगह पर एक लड़का बैठा जिसका नाम सूरज है और वो गीता को शादी करके ले जाएगा। रवि के दिमाग में एक खुराफात आई, वो चुपचाप जो बेड लोग देने वाले थे उसी बेड के पास हो गया और जाकर वहीं पर खड़ा था, चीजों को देख रहा था, पहचान रहा था। फिर सुबह हुई, जो सारा सामान घर से निकल कर जाता है एक बड़ी गाड़ी पर लगता है, उसी गाड़ी पर बैठकर रवि भी दूल्हे सूरज के घर पर चला आता है। अब यहाँ पर आता है, शादी विवाह का प्रोग्राम था, सूरज के भी दरवाजे पर भीड़ थी, मेहमान थे, लोग थे। अब ये जल्दी जल्दी करके कुछ नहीं कर पाता, तो जो भी बेड वगैरह थे सारे सामान को उसी गांव के लड़कों को बुला करके उतरवाता है। हालांकि परिवार के लोगों को पहचान में ही नहीं आ रहा था रवि कि आखिर में लड़का है क्या, लेकिन कोई भी उससे सवाल जवाब ये सोचकर नहीं कर रहा था कि कोई हो सकता है वहीं से आया होगा, तमाम प्रकार की बातें। इसलिए उसने सीधा कहा कि ये बेड जहां पे लगाना है वो कमरा मुझे दिखाओ, मैं बेड वगैरह सब लगा देता हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों की बस की बात ये नहीं है। ये सारी चीजें सुनने के बाद लोग जाते हैं उस कमरे को दिखाते हैं, वहां पर
रवि लोगों की सहायता और मदद से बेड के सारे सामान वगैरह के, और भी जो अलमारी वगैरह होती है, श्रृंगारदानी वगैरह होती है, सारी चीजों को गीता के उस कमरे में लेकर आता है जहां पर गीता का सुहाग रात होने वाला था। वहां पर आगे सारा बेड वगैरह वो लगवा देता है। लगवाने के बाद जब टाइम ज्यादा हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि अब उधर से लोग पहुंच जाएंगे और कमरे में देखेंगे तो शायद हो सकता है कोई ना कोई पहचान जाए। लेकिन सूरज भी कुछ नहीं जानता था रवि के बारे में कि रवि है कौन सी चीज। धीरे धीरे करके पूरा शाम हो गया। उसी शाम के टाइम वो सूरज के दरवाजे पर जो भी बहु भोज का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का आनंद भी उठाता, खाता पीता भी है। उसके बाद अचानक से उस कमरे के अंदर आता है, और कमरे के अंदर आने के बाद दुल्हन के साथ एक लड़की बैठी थी। वो सीधा कहता है कि आप थोड़ा बाहर चले जाओ, मैं यहाँ थोड़ा बेड वगैरह पे कुछ सामान वगैरह मुझे लगाना, अच्छे से ये हुआ नहीं है। रवि की आवाज सुनने के बाद गीता हैरान हो गई और परेशान हो गई कि ये लड़का यहाँ कैसे, सच में ये पागल है। उसके बाद जैसे ही बैठी हुई लड़की बाहर जाती है, तुरंत गीता अपना घूंघट उठाकर कहती है, ये क्या पागलपन है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मुझे जो चीज सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। उसके बाद वो बेड पर रखे हुए सामान को अलग हटाता है। उसके बाद फिर से वो बेड के ऊपर की प्लाई को हटाता है और जाके उसी बेड में बैठ जाता है, घुस जाता है, लेट जाता है। लेटने के बाद अब धीरे धीरे करके समय हो रहा था किसी दूसरे प्रोग्राम का, यानी कि दुल्हन और दूल्हे के मिलाप का, बातचीत करने का। रात हुआ, रात के 10:30-11 बज गए। इधर गीता का मन नहीं लग रहा था, और दूल्हा जैसे ही कमरे में आता है, दूल्हे सूरज को अजीब लगने लगता है, क्योंकि दुल्हन का वो रूप, वो रंग, वो चेहरे पे अजीब तरह से बिहेवियर देखकर सूरज को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सूरज ने ठीक तुरंत कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर तुम भी रिलैक्स नहीं हो या कुछ मुझसे बातचीत नहीं करना चाहती है तो मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। तो गीता ने कहा कोई बात नहीं। गीता ने कहा दरवाजा बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद कमरे के अंदर आते हैं, और जैसे बिस्तर पे बेड पे बैठता है सूरज और गीता, तुरंत अजीब तरह से एक बेड से अजीब तरह से बिहेव होता है, जो बिहेव समझ नहीं पाता सूरज, और सूरज को बहुत डर सा लगने लगता है। एक ऐसा डर जिसको सूरज ना तो गीता से बता सकता था, ना तो खुद से बता सकता था। और वो नीचे जाता है, अपने कुछ लोगों से, परिवार के लोगों से कहता है कि बेड में ऐसा लग रहा है कुछ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब ये सारी चीजें जब परिवार के लोग सुनते हैं, तुरंत दौड़े भागे आते हैं और बेड के सारे सामान को खींच खींच कर निकालते हैं। जैसे ही पलाई को उठाते हैं, उठाने के बाद उनको दिखता है एक ऐसा दृश्य, एक नौजवान लड़का, जिसको तो परिवार के लोगों ने सुबह में, दिन में ही देखा था दरवाजे पर। अब पहले तो घर के लोग, परिवार के लोग उस लड़के को चोर चोर कहकर मारने पीटने लगे, लेकिन गीता ने उसको वहीं बचा लिया कि मैं इसको पहचानती हूँ, आप इसको मारिए मत, मैं इसको भली भांति जानती हूँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। पता नहीं किस वजह से, मुझे भी नहीं पता, ये आके बैठ गया, मेरी बात नहीं मान रहा है। आप लोग चाहो तो कुछ भी कह सकते हो, पर इसको मारो मत, इसको छोड़ दो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस ये मेरे प्रेम में आकर के ये सारी चीज किया है। उसके बाद परिवार के लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया, और दुल्हन को और उस दुल्हन के प्रेमी रवि को बुलाते हैं, बुलाकर बैठाते, समझाते हैं। जैसे सुबह होती है, अपने ही दरवाजे से सूरज रवि के साथ उस दुल्हन गीता को भेज देता और कहता है, नमस्कार, आज के बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मेरे दरवाजे पर, तुम दोनों आजाद हो, जहां पर भी जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी केस नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। गलती से जो भी चोटें इसको आई है वो हम लोग ना समझी में इसको मार दिए होंगे, बाकी जानबूझकर हमारा कोई मकसद नहीं था। सूरज ने कहा बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुमने सारी चीजें कबूल दिया, नहीं तो हो सकता है मेरे पीठ पीछे तुम कल मुझे मारने का भी प्लान बना लेती, मेरे परिवार को भी मारने का प्लान बना लेती। इसलिए तुमने जो भी किया ठीक किया अपने हिसाब से, तुम इसी के साथ अपना जिंदगी बिताओ, मेरे दरवाजे पर तुम्हारा कोई काम नहीं। दोस्तों, ये कहानी जब मैंने सुनी ना, इंस्टाग्राम पे एक रील्स के माध्यम से काफी तेजी से वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पे एक प्रॉपर स्टडी करके कहानी बनानी चाहिए मुझे, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग इस चीजों को समझ पाए कि सच में इस समय समाज में चल क्या रहा है यार। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। हालांकि इस छोटी सी कहानी को सुनने और समझने के बाद क्या कहना चाहोगे आप पति सूरज के बारे में, जिसने अपनी होने वाली, क्या हो चुकी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में दे दिया, और उस निठल्ले और एक दिल के मजबूत और कठोर आदमी रवि, जो
गीता का प्रेमी था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एक बार कमेंट करना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।